दोस्तों, आज मैं चर्चा करना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में जो आतंकवाद फैला हुआ है, इस आतंकवाद पर हम आज चर्चा करेंगे। और यह आतंकवाद और भी चर्चा में तब आया है जब अभी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, और फिलिस्तीन पहले तो हमास की वजह से जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा था, पूरी दुनिया उसको में अधिक से अधिक कुछ लोग उसको आतंकवादी कहते थे और कुछ लोग समर्थन करते थे। लेकिन इजराइल ने कुछ ऐसा किया, ऐसा वहां हर मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रख करके हॉस्पिटल, पानी, बिजली, इन सबको तबाह किया। और इसका परिणाम यह हुआ कि इजराइल धीरे धीरे अकेले होते जा रहा है और वह भारत से कह रहा है कि हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करे। अमेरिका भी पीछे हट रहा है, जो उसका सहयोगी है। दूसरी तरफ अभी आप देख रहे हैं कि सालों से यूक्रेन और रसिया के बीच में तबाही जारी है और वहां भी बहुत सारे चीज, मानवीय जो संवेदनाएं हैं, उनको ताक पर रख करके तहस नहस किया गया। आम नागरिक मारे गए और इजराइल और फिलिस्तीन में भी मारे जा रहे हैं। यह एक चिंता का विषय है कि आखिर क्यों, और यह जो आतंकवाद की घटना है, आखिर ये पनपी ही क्यों। और इसके पहले मैं ये बताऊं कि आतंकवाद है क्या। अपनी विचारधारा, अपनी बात, अपनी मांग और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब हिंसा और डराने धमकाने की बात चलती है तो उसे आतंकवाद कहा गया है। और यह दुनिया में 10 बड़े आतंकवादी संगठन हैं और सारे संगठनों की लगभग संख्या 42 है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। और इसमें जो नंबर 1 है इस आतंकवादी कार्यवाही में, उसको हम बोको हरम कहते हैं। इसी के तहत जो एक रिपोर्ट आई है, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा, यह गूगल सर्च से भी और उस तरह भी ये जो सारी रिपोर्टें हैं, मैं उसी के तहत अपनी बात रख रहा हूं। और भारत में जब इसका चर्चा आया तो यह बताया गया कि भारत का सबसे बड़ा जो आतंकवादी संगठन है, उसमें जो नाम आया उसे सुनकर मुझे भी बहुत सा आश्चर्य हुआ और मैं हतप्रभ रह गया। वह नाम आया आरएसएस का। ये गूगल पर है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा। लेकिन एक आश्चर्य हुआ कि जो संगठन अपने को सामाजिक संगठन कहता है, वह इस परिवेश में किस आधार पर आया। तो पता चला कि जो इसके जाल हैं, संजाल हैं, जो इसके लगभग 5 दर्जन संगठन हैं, वो सभी लोग इस मुल्क में हर तरह की गतिविधि और हर तरह से अपनी बात मनवाने के तमाम सांगठनिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनीतिक, हर तरह का जो हथकंडा है वो सब हथियाया हुआ है। और यहां तक कि शासन और प्रशासन में भी अपना सिक्का जमाया हुआ है। इसलिए इसकी बात हर स्तर पर है, यहां तक कि न्यायालय भी, क्योंकि वहां भी ऐसे कुछ ऐसे फैसले आए हैं जिससे कहा जा सकता है कि इसका जाल वहां तक भी है। राजनीति में तो अभी है, चल ही रहा है, आप देख रहे हैं, शासन सत्ता उनके हाथ में है। फिलहाल
अभी मैं पूरी तरीके से यह नहीं कह सकता कि यह बातें अपनी जगह सत्य है। तो यह जो आतंकवाद का संगठन है आखिर क्यों खड़ा होता है और आतंकवाद कितने तरह का है, यह भी जानने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यह आतंकवाद दो तरह का है, एक वामपंथी और दूसरा दक्षिणपंथी। वामपंथ जो के कारण जो आतंकवाद है, जो उससे प्रभावित लोग हैं, वो किसानों के प्रति, किसानों के साथ जो अत्याचार ज्यादती होती है, गरीबों के प्रति जो ज्यादती होती है, जो जल जंगल जमीन की बात जहां अनावश्यक रूप से लोगों को विस्थापित किया जाता है या उनको सताया जाता है, इस तरह के खिलाफ तमाम सारे जो संगठन खड़े होते हैं, जो वामपंथ से प्रभावित होते हैं, उन्हें हम वामपंथी आतंकवादी कहते हैं। आजकल तो एक नया नाम भी सत्ता की तरफ से आया है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अर्बन नक्सलाइट कहा गया है। फिलहाल ये तो अलग चर्चा का विषय है। दूसरा है जो दूसरी जगह से प्रभावित होता है, वो दक्षिण पंथ का है। और दक्षिण पंथ चाहता है कि दुनिया में जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं, जो सामंतवादी व्यवस्थाएं हैं, जो राजशाही व्यवस्थाएं हैं, जो धार्मिक उन्मादी व्यवस्थाएं हैं, जो धर्म के तमाम उसमें पाखंड हैं, वो उसी तरीके से बना रहे और उसको रोकने के लिए ये सारे कार्य हो रहे हैं। ये दो तरह के मुख्य रूप से हैं। इसके अतिरिक्त कुछ आतंकवाद ऐसे होते हैं जो राष्ट्रवाद से प्रभावित होते हैं, मानवतावादी संगठन है जो मानवता के हित के लिए आतंकवाद पैदा करते हैं, धार्मिक संगठन है, वैचारिक हैं, और कुछ ऐसे हैं जो राज्य प्रायोजित होते हैं। एक राज्य दूसरे राज्य में आतंकवाद फैला करके अपनी बात मनवाना चाहता है या उसको अपने कब्जे में लेना चाहता है। इस तरह के आतंकवाद आपने कश्मीर में ज्यादा देखा गया। और अन्य पर्यावरण को ही दूषित कर दो बुरी तरीके से। और आज जो बम बार तमाम हो रहे हैं वो इसी के तहत हो रहे हैं कि पर्यावरण भी बुरी तरीके से दूषित हो रहा है। यह सत्ता में जमाए हुए लोगों की यह एक भयानक करतूत है मानवता के प्रति। और साइबर आतंकवाद भी फैलाया जाता है। आज देखिए, आप कुछ अच्छी बात कह दीजिए, तमाम आपके तरफ साइबर अटैक हो जाता है। यह भी एक तरह से आतंकवाद है। और अन्य तरीके से आत्मघाती, जिसमें कि आदमी अपने आप को फिदाइन जिसको कहते हैं हमला, वो भीड़ में घुस करके अपने लक्ष्य को पूरा करता है। इस तरह के आतंकवाद है दुनिया में। इस तरह के आतंकवाद फैले हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आतंकवाद बहुत सही है, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि जो शासन, सत्ता और हर जगह कायम है, वह अगर मानवीय अधिकारों का हनन कर रहा है, उसके आर्थिक अधिकारों का हनन कर रहा है, जमीनी अधिकारों को छीन रहा है, तो क्या वह आतंकवादी है या जो सत्ता में, शासन में जड़ जमाए हुए लोग हैं वो है? यह थोड़ा वैचारिक बहस की बात है। हम जब किसी चीज को हड़पेंगे जबरदस्ती और किसी जाति विशेष या धर्म विशेष या भूभाग विशेष को अगर हम बलपूर्वक अगर दबा करके लेना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से शासन, सत्ता और जो चीज होती है वो प्रायोजित होती है। अभी आप देख रहे हैं, अपने देश में भी देख रहे हैं, पूर्व में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। वहां इस तरह का एक्शन नहीं लिया जा रहा कि न्याय हो सके। फिलहाल एक अगर मैं ये चाहूं, अगर मैं सब दुनिया को छोड़ दूं, अगर भारत में ही बात मैं करूं, तो क्या यहाँ के जो 85% के लोग हैं वो दबाए नहीं जा रहे हैं? उनके अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है? हो रहा है। अगर ये हनन न होता तो कैसा होता? आपने देखा कि स्वतंत्रता की लड़ाई के समय में
स्वतंत्रता संग्राम में जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसे आज कहते हैं, अंग्रेजों के लिए वो भी तो आतंकवादी ही थे। उसके पहले जब तमाम कट्टर मुस्लिम शासक भारत में प्रवेश किए और तमाम कत्ले आम किए और लूट कर चले गए, मैं यहां के रहने वाले लोगों की बात नहीं करता जो शासन सत्ता में 700 साल तक रहे, तो कहने का मकसद ये है कि जो आए और इस तरह का काम किए, क्या वो हमारे लिए आतंकवादी नहीं थे, भारतवासियों के लिए? उससे भी पहले चलिए, तमाम हूड़ और अन्य लोग आए, वो भी मेरे लिए आतंकवादी थे। और यहाँ के मूल निवासियों के लिए जब 3-4 हजार साल पहले जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ, और ये प्रमाण है कि एक एक दिन में 5-5, 6-6 गांव को जला दिया गया यहां के मूल निवासियों का, तो क्या वो हमारे लिए आतंकवादी नहीं है? आतंकवादी नहीं रहे। और उन्हीं का दूसरा स्वरूप जो आज खुलकर सामने है, जहां जड़ जंगल जमीन हड़पी जा रही है, मूल निवासियों को यहां विस्थापित किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, और शिक्षा के क्षेत्र में उनको हड़काया जा रहा है। जहां भी नौकरी पेशे में है, जहां भी हैं, उनको बिल्कुल दबा के रखा जा रहा है। यह भी तो एक तरह का आतंकवाद है इस 85% के लिए। तो यह सोचने का सवाल है। यह कार्यवाही सुनियोजित ढंग से पूरी दुनिया में शासन सत्ता में जड़ जमाए हुए लोग कर रहे हैं, और यह आतंकवाद ही तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है और बनने जा भी रहा है। अभी यूक्रेन रूस की जंग बंद नहीं हुई, इधर इजराइल और फिलिस्तीन शुरू हो गया, और थोड़ा सा नेतान्याहू जो कभी बहुत अच्छे माने जाते थे, वो आज बुरी तरीके से नजरों से लोग देख रहे हैं उन्हें। अगर वो युद्ध करते तो कोई बात नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में जहां आम नागरिक मारे जा रहे हो, उनको खाने को नहीं दिया जा रहा हो, पानी बंद हो, बिजली बंद हो, राशन नहीं पहुंचाने दिया जा रहा हो, उसे हम क्या कहें? यह भी जंग के साथ एक आतंकवाद है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सोचने की आवश्यकता है। अगर हम इस पर सही ढंग से, न्यायिक ढंग से अगर नहीं सोच रहे हैं, तो आने वाला समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। विश्व युद्ध हो सकता है, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, जो भयानक खतरनाक होगा और कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। अपनी कूटनीतिक चाल के तहत जो बातें हो रही है, चाहे वो रसिया कर रहा हो, चाहे चाइना कर रहा हो, या अमेरिका कर रहा हो, ये अलग की चीज है। लेकिन भारत को, भारत के लोगों को इस ढंग से पुनः विचार करने की आवश्यकता है, जो शासन सत्ता में है उन्हें भी, और जो शासन सत्ता के बाहर हैं उन्हें भी, जो न्याय चाहते हैं उन्हें भी। सबको एक ढंग से सोचने की आवश्यकता है, अन्यथा हम तबाही के कगार पर हैं। आर्थिक तबाही आप देख रहे हैं, बाकी तबाहियां तो बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मित्रों, यह मैं कहना चाहूंगा कि इस पर अच्छे ढंग से विचार होना चाहिए। और एक बात मैं और इजराइल और फिलिस्तीन के विषय में बता दूं कि जब हिटलर यहूदियों को बुरी तरीके से कत्ल कर रहा था एक तरफ से, चाहे लड़का लड़की जो भी हो, ये यहूदी लोग भाग करके फिलिस्तीन में गए और फिलिस्तीन ने उनको शरण दिया, और फिलिस्तीन में शरण पाने का नतीजा ये रहा कि आज वह इजराइल बना लिया और फिलिस्तीन को पूरे ढंग से समाप्त करने की कोशिश में है। आप देख लीजिए, इस पर भी जाने की जरूरत है। जो लोग बड़ा खुश हो रहे थे कि नहीं इजराइल अच्छा कर रहा है, हमास आतंकवादी संगठन है, उसे समाप्त किया जाना चाहिए, उन लोगों को भी सोचने की आवश्यकता है कि आखिर इस पर हम कैसे सोचें। इतिहास में जाने की आवश्यकता है। बिना इतिहास जाने कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सभी लोग हर आतंकवाद के पीछे, आतंकवादी संगठन के पीछे उसके इतिहास को भी जाने, और जो प्रतिकार करने लायक है उसका प्रतिकार किया जाए,
और जो अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके अधिकारों को वृद्धि के विषय में सोचा जाए और भारत के विषय में सोचा जाए तो 85% को भी अपना अधिकार चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बातें समाप्त कर रहा हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।